Good morning, all of you. Welcome again. England, 17th century to 2000th century. 1700 से 2000. तो मॉडर्न पीरियड प्रीवियस चैप्टर में स्टार्ट हो चुका था. 17वीं शताब्दी 14 to 17th सेंचुरी मॉडर्न पीरियड के लिए, मॉडर्निटी के लिए जाने जाते, क्योंकि इसमें कई इन्वेशंस, कई डिस्कवरीज, न्यू आइडियाज, न्यू आर्किटेक्चर, ये चीजें इमर्ज हुई थी और इनको इम्प्लीमेंट किया गया था. दैट्स व्हाई द पीरियड मतलब 17th सेंचुरी 1700 से लेकर इससे आगे के पीरियड 2000 तक मॉडर्न पीरियड कहलाता है, आधुनिक पीरियड कहलाता है. इसका रीजन क्या था, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में. इट वाज डिस्क्लोज्ड इन इंट्रोडक्शन 2 days back. देयर इज ए वास्ट टाइमलाइन, इसमें टाइमलाइन दी हुई है. ये इट्स फॉर योर पेरिजल, फॉर योर स्टडी. इसकी स्टडी करें, इससे आपको 17th सेंचुरी के बाद जो पीरियड था उसके बारे में बहुत कुछ डिस्कवरीज, बहुत कुछ इन्वेंशंस, बहुत सी हैपनिंग इवेंट्स का आपको मालूम होगा. ये जो टाइमलाइन है विल गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग. ये आपको एक आइडिया देगी कि अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड क्या क्या हुआ है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या क्या घटित हुआ है, इन डेट्स में क्या क्या चीजें हुई हैं इन द पास्ट 3 सेंचुरी, पिछले 300 सालों में, प्रीवियस 3 शताब्दियों में क्या क्या हुआ है. एंड हाउ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज, और अलग अलग देशों में लोग, वहाँ के लोग कंट्रीब्यूटेड, किस तरह से अलग अलग देशों में वहाँ के लोगों ने अपना योगदान दिया है क्या करने में, इस दुनिया को आधुनिक बनाने में, इस वर्ल्ड को आधुनिक बनाने में, दुनिया में कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वो भी हम इसमें जानेंगे. और ये टाइम लाइन में दिया हुआ है, यहाँ से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, इनको देखें. इट विल टेल यू ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये टाइम लाइन जो आप देख रहे हैं, ये सब आपको बताएगा. क्या बताएगा? अबाउट द स्लेव ट्रेड इन अफ्रीका. अफ्रीका में गुलामों का व्यापार, इसके बारे में इसमें डिस्कशन, चर्चा है. एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अपार्थाइड रिजिम इन साउथ अफ्रीका, और उसके बाद साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड गवर्नमेंट की स्थापना. अपार्थाइड क्या होता है? काले गोरे का भेद, डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक, अपार्थाइड मूवमेंट चली थी ना. नेल्सन मंडेला ने इसको स्टार्ट किया था, 26 ईयर तक ही चली, काले गोरे का भेद. इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में. तो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रिजीम एस्टेब्लिश हुई थी. अबाउट सोशल मूवमेंट्स इन यूरोप, और यूरोप में जो सामाजिक आंदोलन चले, समाज को लेकर, समाज में सुधार को लेकर जो आंदोलन चले, इसको लेकर साउथ अफ्रीका में रिजीम बनाई गई अपार्थाइड नाम से. इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स, और डिफरेंट वर्ल्ड में स्टेट्स बनाए गए, कंट्री मतलब कई कंट्रीज को स्टेट का दर्जा दिया गया, और संविधान बनाए गए, एस्टेब्लिश हुए सिस्टमेटिकली. अबाउट द, और हम इसमें जानेंगे अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ इंपीरियल पावर, किस तरह से शाही पावर, शाही सत्ता का विस्तार हुआ, ये भी हम इसमें जानेंगे दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में. इन द प्रोसेस ऑफ कोलोनाइजेशन, और इंग्लैंड ने, यूरोप ने दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में जाकर, अलग अलग रीजन में जाकर किस तरह से उसने अपनी कॉलोनीज बनाई, उनको अपने अंडर में किया, उनको कैप्चर किया और अपना गुलाम बनाया, और वहाँ के संसाधनों को, रिसोर्सेज को अपने कंट्री में एक्सपोर्ट किया, और फिर वहाँ से फिनिश गुड्स, अपने कंट्री से बना हुआ माल, मतलब कच्चा माल तो कॉलोनी से, और फिर अपने कंट्री में उसको पहुंचाकर तैयार माल, यानी उसको कॉलोनीज में जाकर बेचना ऊंचे दामों के ऊपर. इस तरह की चीजें आप इसमें पढ़ेंगे, और ये दिया हुआ है काफी हद तक टाइमलाइन में. हम इसे कहें द प्रोसेस ऑफ एंड अबाउट डेमोक्रेटिक एंड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स, और इसमें हम जानेंगे लोकतांत्रिक कौन कौन से कंट्री
लोकतंत्र को कौन कौन से कंट्रीज ने एम्ब्रेस किया, अपनाया, और कौन कौन सी मूवमेंट चली, मतलब कहाँ कहाँ पर ब्रिटेन या यूरोपियन जो कॉलोनीज थी उनको हटाया गया, उनको रिमूव किया गया, मतलब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाई गई। आपका हिंदुस्तान भी करीब 200 साल तक, पता है आपको, ब्रिटिश कॉलोनी रहा। फिर 1947 में इनको आउट किया गया, यहाँ से इनको निकाला गया बड़ी मुश्किलों से। इंडिया भी कॉलोनी था ब्रिटेन का। That shaped through the world in the last century. It will also refer to some of the inventions. इस 17th सेंचुरी के बाद से बहुत सारी इन्वेंशन, नई नई खोज, नई नई डिस्कवरीज, नए नए आविष्कार, ये भी हम जानेंगे इसमें। एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और किस तरह की नई तकनीक चीजों को करने की, चीजों को बनाने की, उनको अटेम्प्ट करने की इसमें खोजी गई, ये भी हम समझेंगे। डेट आर एसोसिएटेड विद मॉडर्निटी, जिसका संबंध मॉडर्निटी से है, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इन्वेंशंस ने 17th सेंचुरी के बाद से 17th सेंचुरी का जो दौर है, जो जमाना है, उसको नए दौर में तब्दील कर दिया। नए जमाना आधुनिक दौर कहलाया वो। ये इस टाइमलाइन में और इस पूरे चैप्टर में दिया हुआ है सभी कुछ, है नहीं। एज विद ऑल टाइमलाइन, this one focuses on a new text. There are others that are important when you see a series of dates in a timeline. Do not think that those are the only anyway. ये यहीं तक है आपका, ये टाइमलाइन के बारे में था, और along with टोटल लेसन के बारे में। टोटल लेसन के बारे में हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके यहाँ पर भी आया है, और ये पेज नंबर 189 पर है। ये टाइमलाइन चल रहा है आपका, टाइमलाइन आपका 3-4 पेज में फैला हुआ है। तो थीम 9 है, आज हम इसको शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, है ना, क्रांति, इंडस्ट्री, उद्योग, उद्योगों में क्रांति। उद्योग, किस तरह से उद्योग धंधे इंग्लैंड में एस्टेब्लिश हुए, उसके क्या रीजंस थे, वो मैंने आपको समझाए थे, 10 पॉइंट्स बताए थे। जैसे इंग्लैंड में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियाँ क्यों एस्टेब्लिश हुई, क्या उसके रीजंस थे। आज हम 197 पेज को आप ओपन करेंगे, यहाँ से आपका, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ब्रिटेन क्यों पायोनियर बना इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ इन्वेंशन, इन द फील्ड ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज। डिफरेंट, कोल है, कॉटन है, कोल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, रेलवे इंडस्ट्री, इस तरह की जो इंडस्ट्रियां वहां पर बनाई गई। आज हम देखेंगे टाउन, ट्रेड एंड फाइनेंस के बारे में। ब्रिटेन क्यों बना, क्या रीजन थे, वो मैंने बता दिया। आज हम यहां से लेंगे पेज 197, टाउन, कस्बे, ट्रेड, व्यापार, फाइनेंस, पैसा, इन तीनों चीजों के बारे में। व्यापार कैसा था, फाइनेंस कहां से होता था। अब इसमें आप पढ़ेंगे डिफरेंट बैंक, किस तरह के बैंक एस्टेब्लिश किए गए 17th सेंचुरी के बाद से। 17th-18th सेंचुरी में ओनली 100 बताते हैं इसमें कि 100 बैंक केवल लंदन में एस्टेब्लिश, 100 बैंक। तो बैंक लोन देता था इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए। ट्रेड, व्यापार था, व्यापारी थे, जिससे पैसा काफी था वहां पर। और टाउन्स में, और टाउन कैसे डेवलप हुए, ये हम इसमें समझेंगे। ये 18th सेंचुरी की बात करता है। Many towns in Europe were growing in area and population. And धीरे धीरे with the passage of time, समय के साथ साथ इंग्लैंड के बहुत सारे टाउन, बहुत सारे विलेजेस टाउन्स में कन्वर्ट हुए, टाउन सिटीज में कन्वर्ट हुए, सिटीज मॉडर्न सिटीज में कन्वर्ट। इस तरह से प्रोसेस चल रहा है, ये आपको पता है। पॉपुलेशन बढ़ी, आबादी बढ़ने लगी, आबादी बढ़ी, जो एरिया थे वो बढ़ने लगी। जब एरिया बढ़ने लगे तो वहाँ प्रोग्रेस हुई तो वो टाउन कहलाए, फिर सिटी कहलाए। इस तरह से वन ऑफ द, ये कह रहा है 19 यूरोपियन सिटीज, 19 यूरोपियन, मतलब 19 यूरोपियन सिटीज जिसकी पॉपुलेशन 1750 और 18 के बीच, इन
39 ईयर्स के अंदर डबल हो गई। 19 सिटीज में पॉपुलेशन यहाँ की डबल हो गई इन ईयर्स के बीच में ब्रिटेन में। द लार्जेस्ट ऑफ द और इन सब में जो बड़ा सिटी था वो था लंदन, वो था इंग्लैंड, लंदन था। It served as the hub of the country's market। जो हब, ये सेंटर कहलाता था उस वक्त में, जिसने जो सेंटर था सारी एक्टिविटीज का, सारे ट्रेड का, लंदन। With the next largest one located close to it। इसके बाद है लंदन had also acquired a global trade। लंदन का पूरे वर्ल्ड के अंदर 18th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में इसकी डोमिनेंसी थी। यहाँ की चीजों को लोग खरीदते थे, आगे बढ़कर प्रिफरेंस दिया करते थे। By 18th century, the center of global trade had shifted from the Mediterranean ports of Italy and France to Atlantic ports of Holland and Britain। ये इतिहास कहता है, ये प्रोसेस है, किस तरह से प्रक्रिया चली बिजनेस की, ये आपको बता रहा है। लंदन हैड ऑल्सो एक्वायर्ड ए ग्लोबल पिक्चर। ये कह रहा है कि लंदन ने ग्लोबल वर्ल्डली पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी महत्वता, अपनी इम्पोर्टेंस को मनवा दिया, इसको एक्नॉलेज करवा दिया। 18th सेंचुरी तक द सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड का मरकज, सेंटर हैड शिफ्ट हो चुका था। कहां से? मेडिटेरेनियन, इटली के मेडिटेरेनियन बंदरगाहों से, और फ्रांस के कहा? अटलांटिक पोर्ट्स ऑफ हॉलैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक जो बंदरगाह थे यहाँ आ चुका था, शिफ्ट होकर यहाँ पर आ चुका था। स्टिल लेटर लंदन रिप्लेस्ड एम्स्टर्डम, और इस तरह से फिर क्या हुआ, और फिर बाद में लंदन रिप्लेस्ड एम्स्टर्डम इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लोन्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए इंग्लैंड रिप्लेस हो गया एम्स्टर्डम ज्यादा बिगर हो गया, ग्रेट हो गया, रिक्वायर्ड हो गया वर्ल्ड में। और किस सेंस में हो गया एम्स्टर्डम? इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में कुछ टाइम के लिए। प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लोन, यानी लोन दे, मतलब यहाँ बैंक काफी एस्टेब्लिश हो गए। और लंदन जो इस टाइप से, लंदन ऑल्सो बिकेम द सेंटर ऑफ ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क। ट्रायंगल त्रिकोणीय नेटवर्क, त्रिकोणीय कौन है? लंदन जो था, लंदन बिजनेस नेक्स्ट टू कंट्रीज से और एसोसिएट हो गया, लिंक हो गया। वो कौन था? अफ्रीका था और वेस्ट इंडीज था। तो इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, ये ट्रायंगल नेटवर्क थे जो जाना जाता है 18th सेंचुरी में। ये ट्रायंगल जो बिजनेस के लिए पॉपुलर था, ठीक है। इसके बाद कहता है ऑल्सो हैड देयर, अच्छा, द कंपनीज ट्रेडिंग इन अमेरिका एंड एशिया। वो कंपनी मतलब अमेरिका और एशियन कंपनी ऑल्सो हैड देयर ऑफिसेज इन लंदन। अमेरिका और एशिया की जो कंपनीज थी उनके ऑफिसेज लंदन में एस्टेब्लिश थे। उन्होंने भी अपने ऑफिसेज लंदन में एस्टेब्लिश कर रखे थे। इन इंग्लैंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन मार्केट वाज हेल्प बाय ए गुड नेटवर्क ऑफ रिवर्स। अब इंग्लैंड की बात करते हैं, ये तो वर्ल्ड सिनेरियो बताया इन्होंने, इंग्लैंड की बात करते हैं। इंग्लैंड में जो यातायात था, जो ट्रांसपोर्टेशन था, एक तो था ट्रेड, एक तो था रोड, दूसरा था रोडवेज, दूसरा था वाटरवेज। वाटरवेज चीप था एंड फास्टर था इन कंपेरिजन टू रोडवेज। रोड के मुकाबले जो पानी का रिवर्स के द्वारा जो बिजनेस हुआ करता था, ट्रांसपोर्ट, वो सस्ता था और तेज था, तेज गति से होता था। ये इसमें बताया गया। हेड देयर ऑफिसेज इन लंदन, इंग्लैंड में मूवमेंट ऑफ द गुड्स, सामान का इधर से उधर आना जाना लंदन में है नहीं, कैसे होता था? गुड नेटवर्क ऑफ रिवर्स, एक नदियों का जाल बिछा हुआ, एक नदी दूसरे नदी से इस टाइप से मिली हुई थी ये नेटवर्क। एंड इंडेटेड कोस्ट लाइन द शेल्टर्ड बेज। और इंग्लैंड का अगर हम ज्योग्राफी में देखें, ज्योग्राफी अभी एक इसका पॉइंट है कि इंग्लैंड क्यों पायोनियर बना, क्यों अग्रणीय देश बना इंडस्ट्री के सिलसिले में, तो उसका कोस्ट लाइन है, उसका जो तट है ना, वो तट जो आप मैप में देखेंगे आप, उसका जो तट है, तट पर बहुत सारे बंदरगाह हैं, बहुत सारे पोर्ट्स हैं, जिससे वो वर्ल्ड में
ऑलमोस्ट एशिया, अफ्रीका, इनसे वो अपना बिजनेस करता है। ये भी इसका रीजन रहा। लंदन इसके बाद इंडेडेड कोस्ट लाइन विद द बाइक अंटिल द स्प्रेड ऑफ द रेलवेज। रेलवेज अभी स्प्रेड नहीं हुआ था, रेलवे लाइन अभी नहीं दिखी थी, है नहीं। तो ट्रांसपोर्ट बाई वाटरवेज, तो ट्रांसपोर्ट कैसे होता था, वाटरवेज एंड रोडवेज, है ना। चीपर एंड फास्टर बाई द लैंड। अर्ली 1724 की बात करता है ये। इंग्लैंड रिवर्स प्रोवाइडेड सम 1160 माइल्स ऑफ नेविगेशन वाटर। कितना, 1160 माइल का नेविगेशन, है नहीं, ट्रेवल बाई सी या बाई बोट, ये रिकॉर्ड है। 1160 माइल्स ऑफ नेविगेशन वाटर एंड एक्सेप्ट फॉर माउंटेनियस एरिया, सिवाय वो एरिया जहां पर माउंटेन्स आते थे, माउंटेनियर रिवर्स आते, वहां थोड़ा टाइम लगता होगा या वहां तक नहीं जा पाते होंगे शिप्स वगैरह, लेकिन ये रिकॉर्ड है कि 1160 माइल तक यहाँ के जहाज रिवर के थ्रू जाया करते थे, बोट जाया करती थी। एरियाज, मोस्ट प्लेसेज इन द कंट्री वर विद इन 50 माइल्स ऑफ रिवर। और अधिकांश कुछ तो ऐसे एरिया थे जो 15 किलोमीटर के अंदर अंदर थे, वहां पर आसानी से इधर का उधर सामान शिफ्ट हो जाता था, ट्रांसपोर्ट हो जाया करता था। ट्रांसपोर्टेशन सिंस ऑल नेविगेशन सेक्शंस ऑफ इंग्लैंड रिवर्स फ्लो इंटर द सी, क्योंकि इंग्लैंड के जितने भी नेविगेशन जो सेंटर थे, जो जगहें थी, वो सब जो रिवर्स फ्लो इनटू द सी, सबके सब समुद्र के रास्ते से होके निकलती, मतलब रिवर्स हो जाती। ठीक है, आपसे कि नेविगेशन सेक्शंस ऑफ इंग्लिश रिवर्स की जो फ्लो इनटू द सी, कार्गो जो सामान होता है ऑन रिवर्स वेसल शिप, जहाजों में वाज इजीली ट्रांसफॉर्म टू कोस्टल शिप्स, यानी नदियों से सामान जो कार्गो होता था वो इजीली वहां से रिवर पे जाकर जो कोस्टल शिप्स होते थे, मतलब तट पर खड़े हुए जहाज, उन्हें कहा जाता था कोस्टर का मतलब वो जहाज जो कोस्ट पे खड़े हैं, तट पे खड़े हैं, और उनको ये कहा गया। तो नदियों से वहां तक सामान पहुंचता था, फिर जहाज वहां से लेकर उनको वर्ल्ड, दुनिया के अदर पार्ट में जाया करते थे। बाई 1800 एट लीस्ट 1 लाख सेलर वर्क ऑन द कोस्टर जहाज, कितने, 1 लाख सेलर नाविक इन कोस्टर्स में काम किया करते थे 18th सेंचुरी में। पेज नंबर 198 आप देखें, 198 पे देखिए, फिर कहते हैं द कॉस्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द कंट्री फाइनेंशियल सिस्टम। अब देखिए इंग्लैंड का फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब पैसा कहां से आता था, कौन इनको इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन मनी प्रोवाइड करता था। तो फाइनेंशियल सिस्टम वाज द बैंक ऑफ इंग्लैंड, वो था बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का बैंक। इसका फाउंडेशन हुआ था 1694 में इस बैंक का। ये फाइनेंस किया करता था, ये लोन दिया करता था। बाय 1784 तक देयर वर मोर देन 100 प्रोवाइडेड बैंक्स इन द प्रोविंशियल बैंक इन इंग्लैंड में लगभग 100 से ज्यादा बैंक एस्टेब्लिश हो चुके 1784 तक। एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट, और आने वाले 10 सालों में ये जो नंबर, ये संख्या थी, ये तिगनी हो गई, 3 गुना हो गई। और बाई द 1820 और 1820 के बाद तक देयर वर मोर देन कितने 600 बैंक हो गए, बैंक बढ़ते गए इन द प्रोविंसेस, उन क्षेत्रों में। इन ओवर 100 बैंक इन लंदन, और इन सब बैंकों में 100 बैंक केवल और केवल लंदन में एस्टेब्लिश। ये अपने आप में अचीवमेंट था ग्रेट। फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स, जो आवश्यकताएं पैसे कौड़ी की, तो एस्टेब्लिश इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना, उसको बनाए रख मेंटेन करना, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को वर मेड बाय दी बैंक, वो सब इन बैंक के मतलब बिना पैसे के कोई काम नहीं होता इंडस्ट्री, वो सब यहीं से लोन लेते थे और काम चलाते थे। इसके बाद कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट अकर्ड इन द ब्रिटेन में 1780 के बाद, 1780 के बाद से
औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ और 1850 के बाद से ये इसका विस्तार हुआ बहुत ज्यादा, पार्टली बाय द फैक्टर्स डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ बातें आपको बताएंगे, है नहीं, उसके थ्रू हुआ ये। मैंने बहुत से गरीब लोग, ये भी रीजन था कि वहाँ का जो लेबर था वो चीप लेबर था। ये भी रीजन रहा इंग्लैंड में कि वहाँ के जो लोग थे वो लेबर, मतलब उनको पास इतना काम नहीं होता था और चीप लेबर इनको मिल गया था, जिसकी वजह से वहाँ की इंडस्ट्री काफी डेवलप कर गई। Poor people from the villages available to work in towns. बैंक which could loan, बैंक जो लोन दिया करते थे टू सेटअप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए, एंड गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क था, लोन के लिए बैंक सर्विसेज हो चुके थे, लेबर के लिए चीप लेबर था। ये सारी जो चीजें थी ना, ये सबकी जो अवेलेबिलिटी थी, उपलब्धता थी, इन सब ने वहाँ की इंडस्ट्री को बूस्टअप किया, वहाँ की इंडस्ट्री को फ्लाउरिश किया, उसको फला फुलाया और काफी, और इंग्लैंड को पायोनियर कंट्री बना दिया इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज। थर्ड पैरा आता है, थर्ड पैरा को भी देख लें। द फॉलोइंग पेजेस, आने वाले जो पेजेस हैं, विल डिस्क्राइब न्यू फैक्टर्स, नई नई चीजें आपको बताएंगे, नई नई सच्चाइयां आपको बताएंगे। ए रेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, बहुत सारे तकनीकी बदलाव, तकनीकी परिवर्तन आए टेक्नोलॉजिकल, जिसने बढ़ा दिया प्रोडक्शन, जिसने प्रोडक्शन लेवल बढ़ा दिया लगभग हर फील्ड के अंदर, है नहीं, लेवल ड्रामेटिकली, एकदम अचानक नाटकीय रूप से। एंड न्यू ट्रांसपोर्ट, एक नया ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ रेलवे लाइन, वो स्टार्ट हुआ, रेलवे। इन बोथ डेवलपमेंट्स, दोनों डेवलपमेंट में, इन बोथ डेवलपमेंट्स इफ द डेट्स आर रेड, अगर इनकी तारीखों को ध्यान से पढ़ा जाए, टाइमलाइन में अगर इनकी डेट्स को देखें आप, डिफरेंशिएट करें तो वन विल, तो आप पाएंगे देयर इज अ गैप ऑफ ए फ्यू डिकेड्स, कुछ ही डिकेड्स का, कुछ ही दशकों का गैप आपको मिलेगा बिटवीन द डेवलपमेंट एंड इट्स वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन। डेवलपमेंट के बाद, डेवलपमेंट और इनका विस्तार, इन दोनों में लगभग 10-11 साल का ही डिफरेंस मिलेगा। जो चीज आज इन्वेंट हुई, डिस्कवर हुई, उसको धीरे धीरे डेवलप होने में होते होते करीब एक डिकेड का डिफरेंस लगा, और ये चीजें बहुत जल्द अप्लाई हो गई। वन मस्ट नॉट एस्यूम that a new innovation in technology led to it being used in the industry immediately. कोई भी चीज जो आज इन्वेंट होती है वो एज इट इज, जैसे कि आज हम देख रहे हैं वैक्सीन, एक वैक्सीन है किसकी, देखते हैं ना, कोई चीज आज इन्वेंट होती है तो वो इन्वेंट होने के बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, धीरे धीरे वो चीज प्रोसेस में आती है, तब जाके वो मैच्योरिटी मैच्योर स्टेज पे आती है या सैचुरेटेड स्टेट पर आती है। आज वैक्सीन है किसकी, क्या बोलते हैं इसको, चल रहा है ना आपका ये, जिसकी वैक्सीन लिखी 1 साल हो गया और अभी तक वैक्सीन के सिर्फ क्लेम्स हो रहे हैं, दावे हो रहे हैं, और अभी भी जिसने क्लेम किया है, दावा किया है, वो भी अभी तक कहाँ तक पूरा होगा, कितने % कवर होगा, कुछ कह नहीं सकते, कब तक चलेगी। तो कोई चीज आज इन्वेंट होती है उसको धीरे धीरे टाइम लगता है अपनी मैच्योरिटी पर आने, यही बताना चाहता है। इसके बाद कहता है ऑफ द 26,000 इन्वेंशन, करीब 26,000 इन्वेंशन की इन सदियों में, रिकॉर्डेड इन द 8th century, 8th century में, इनको 8th century में मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा, वर लिस्टेड फॉर द पीरियड 1780 to 18। इस पीरियड के बीच में इतनी इन्वेंशन बताई गई। एज बराबर बिन, जैसे कि कुछ मिनरल्स भी आए, एकदम लीड, शीशा है, कॉपर है, तांबा है, टिन है, इनको साफ करने की, इनको रिफाइनरीज, कई चीजें डेवलप हुई। डेट वर यूज इन इंडस्ट्री, इसका इस्तेमाल, सॉरी, डेवलपमेंट सॉरी लेड टू द मैनी चेंजेस। जी, मोर देन हाफ द लिस्ट, ओके, दिस लेड टू मैनी, इससे बहुत बदलाव आया, इससे काफी, जब ये नई नई टेक्नोलॉजीज आई, इन्वेंशंस हुई, तो इससे काफी बदलाव देखे गए। क्या कहते थे, विशेल, इसको हम डिस्कस करेंगे 4 मेजर वंस, इनमें 4 चीजों को हम डिस्कस करेंगे आगे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आयरन, पहला है आयरन इंडस्ट्री, लोहा उद्योग,
द स्पिनिंग, दूसरा है स्पिनिंग, कटाई, कपड़ा, टेक्सटाइल, एंड वीविंग ऑफ कॉटन, और कॉटन की बुनाई। द डेवलपमेंट ऑफ स्टीम, उसके बाद स्टीम पावर, स्टीम से चलने वाले इंजन जैसे रेलवे लाइन, वो भी हम देखेंगे। एंड द कमिंग ऑफ द रेलवे, और रेलवे का आना, ये 4 चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।